हेलो एवरीवन, आज हम क्षेत्रमिति में एक नए टॉपिक लंबवृत्तीय बेलन के बारे में पढ़ेंगे। लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है? आप सबने अपने घरों में तमाम ऐसी चीज़ें देखी होंगी अपने आसपास में कि जैसे आपका बेलन है या ड्रम हो, या आपको सड़क आपने देखा होगा कभी बराबर करते हुए रोड रोलर को, जग है आपका, बोतल कोई आप ले लीजिए, दूध की केन हो या डिब्बे, छोटे बड़े और बड़े बड़े ड्रम जिसमें घर में गेहूं या चावल रखा जाता है। तो इस टाइप की जो आकृतियां होती हैं ये लंबवृत्तीय बेलन होती हैं। या आप कागज़ ले लीजिए और उस कागज़ को किसी एक भुजा के परितः घुमा दीजिए। घुमाएंगे तो आप देखेंगे एक आकृति आपकी इतनी बड़ी हो जाएगी, वो भी एक लंबवृत्तीय बेलन होता है। तो बेलन जो होता है वो एक लंबवृत्तीय बेलन कहलाता है। ये लंबवृत्तीय बेलन क्यों होता है? क्योंकि इसकी दो आधार जो होती हैं वो वृत्ताकार होती हैं। जिसके रखा जाएगा वो भी गोल होता है, उसका भी आधार, और ऊपर का ढक्कन वाला भी गोल आधार का होता है। और एक भुजा से दूसरे भुजा की ये जो बीच की दूरी होती है बिल्कुल लंबवत होती है, इसलिए इन्हें हम लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। और जो ये आधा होता है ये त्रिज्या कहलाता है, क्योंकि ये सर्कुलर होता है, सर्कल नुमा, इसलिए ये त्रिज्या कहलाती है और ये भी त्रिज्या कहलाती है। तो एक त्रिज्या से दूसरे त्रिज्या के बीच की जो दूरी होती है इसी को हम लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। ये बिल्कुल लंबवत होती है एक दूसरे के, इसलिए हम इसे लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। और ये आप जान लीजिए, किसी भी आयत को उसके किसी भी एक भुजा के परितः घुमाने पर जो ठोस आकृति प्राप्त होती है वो लंबवृत्तीय बेलन कहलाती है। जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है वो ऊंचाई होती है। वो क्या होती है? ऊंचाई होती है, जिसे हम एच कहते हैं। और जो भुजा आपकी सर्कुलर आती है वो आपकी त्रिज्या होती है, जिसे हम आर कहते हैं। ठीक है, आपने फार्मूले पढ़े होंगे। जैसे आपने पढ़ा आयत का क्षेत्रफल, जो आयत होता है आयत का क्षेत्रफल आपने पढ़ा लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर आपने घनाभ पढ़ा, घनाभ का आयतन आपने पढ़ा। आयतन में आपने एक नई चीज़ जोड़ ली गई, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। इसमें एक नई भुजा आ गई ऊंचाई, तो इसलिए ये घनाभ, ये आयतन बन गया। क्या बन गया? आयतन, और वो भी घनाभ का, क्योंकि इसमें एक ऊंचाई आ जाती है तो वो घनाकार हो जाता है, घनाभ हो जाता है। जैसे आपका कमरा है वो जो है वो घनाभाकार है, तो इसलिए वो घनाभ में आयतन उसका आ जाता है कि इसमें आयतन का मतलब होता है कि इस कमरे में कितनी हवा रह सकती है या कितने लोग बैठ सकते हैं, तो आयतन बन जाता है। अब ये जो लंबाई और चौड़ाई जो हो गई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल है। अगर आप घनाभ में देखेंगे तो ये आपका जहाँ पे आप बैठते हैं या जहाँ पे कोई सामान रखते हैं वो होता है आधार। वो चाहे कमरा हो चाहे जो भी चीज़ें हो, वो उसको हम कहते हैं आधार का क्षेत्रफल। तो ये बन जाता है आधार का क्षेत्रफल इतना। और आधार के क्षेत्रफल में जो हम ऊंचाई का गुणा कर देते हैं तो वो आयतन बन जाता है किसी भी चीज़ का। अब यहाँ पे बेलन है तो हम बेलन का आयतन, अब इसी जगह पे हम बेलन का आयतन भी कह सकते हैं इसे। तो आधार का क्षेत्रफल जो होता है वो आप इस बेलन में देखिए तो ये आपका आधार है और ये वृत्ताकार है। क्या है? वृत्ताकार। तो यहाँ पे हम वृत्त के आधार का क्षेत्रफल लिख दें, क्योंकि क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल ही होता है और गुणे ऊंचाई, ये हमारी ऊंचाई ही रहेगी। अब वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो आप जानते हो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और इसी में हम एच का गुणा कर देते हैं। तो जब ये आधार का क्षेत्रफल हो गया वृत्त के, तो यहाँ पे
जो बेलन है उसका आयतन आ जाएगा, बेलन का आयतन, क्योंकि ये पूरा बेलन है, इसके अंदर का ये जो भी चीज़ें हैं ये आयतन हो जाएगी। इसमें कितनी चीज़ें हम रख सकते हैं, कितना आयतन वो कवर करेगा। जैसे आप भगोने में दूध रखते हो तो ये कहा जाता है ये भगोने के आयतन के बराबर दूध का आयतन है, उतना आयतन ये कवर कर रहा है। उसी तरह अब यहाँ पे आधार का जब हम क्षेत्रफल लिए हैं, वृत्त के आधार का क्षेत्रफल, तो ये हमारा तो बेलन है, इसलिए ये बेलन कहलाएगा और ये बेलन का आयतन बन जाएगा। और बेलन का आयतन जो बन जाएगा वो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि वृत्त में तो दो आधार हुए, एक नीचे है एक ऊपर है, तो यहाँ पे आधारों का भी क्षेत्रफल होता है ज्ञात करने को। ये भी कहा जाता है कि आधारों का क्षेत्रफल बताइए। तो आधार यहाँ पे दो होते हैं तो हम एक ही में दो को ऐड कर देते हैं। पहला आपका आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और दूसरा आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो ये आधार है, तो यहाँ पे हम इसको समतल भी कहते हैं, क्योंकि इसी के रखा जाता है कोई भी चीज़, इसी को आधार मान लिया जाता है। ये समतलीय होता है, समतल, तो इसे हम कह देते हैं कि ये समतल के पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा भी फार्मूला हम लगा के इसको ज्ञात करते हैं। और उसके बाद फिर आता है बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कितना होता है? ये होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। जो 2 पाई आर आपने पढ़ा, ये पढ़ी है परिधि। ये आपने क्या पढ़ी है कि ये हमारी परिधि है, और परिधि में हम ऊंचाई का गुणा कर देते हैं। ये जो हमारा है वृत्ताकार जो ये है, ये परिधि हो गई पूरी, और इसमें जो हम ऊंचाई का गुणा कर देते हैं तो ये बन जाता है वक्र पृष्ठ। तो आप इसको इस तरह आप जान सकते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ जो है वो 2 पाई आर एच या परिधि गुणे ऊंचाई होती है। ये आपका पहला फार्मूला हो गया, यहाँ से निकल के आया। ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। अब इसी में एक तीसरा फार्मूला लेते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ ये पूरा कवर हो जाता है, ऊपर नीचे सब कवर हो जाता है। तो जब संपूर्ण पृष्ठ की बात आती है तो आपने वक्र पृष्ठ तो पढ़ लिया कि आधार में हम ऊंचाई का गुणा कर देते हैं, मतलब इसकी परिधि में हम ऊंचाई का गुणा कर देते हैं, तो ये वक्र पृष्ठ बन जाता है। अब इसी में हम इसके ऊपर टॉप का क्षेत्रफल जो है वो ऐड कर देते हैं, दोनों क्षेत्रफलों का, मतलब एक तो वक्र पृष्ठ और उस पर से दोनों क्षेत्रफलों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ पे ये होता है 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ में हम इन दोनों आधार के जो क्षेत्रफल हैं, समतल पृष्ठों के क्षेत्रफल जो हैं, उनको हम ऐड कर देते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। अब यहाँ से आप 2 पाई आर कॉमन ले सकते हो। आप देखो 2 पाई आर और 2 पाई आर, तो यहाँ पे 2 पाई आर जब निकला तो बचा एच, और यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर है, 2 बार है तो एक बार निकल गया तो एक बचा। तो ये हमारा जो फार्मूला बनता है, ये बनता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ये जो है बेलन का वक्र पृष्ठ है, और ये जो है ये समतलीय पृष्ठों का क्षेत्रफल है। किसके? बेलन के। लिख देते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस दोनों समतलीय पृष्ठों का क्षेत्रफल। यहाँ से संपूर्ण पृष्ठ आ जाता है, और वक्र पृष्ठ में केवल परिधि और ऊंचाई का गुणा कर देते हैं तो वो वक्र पृष्ठ बन जाता है। तो ये हमारे कुछ फार्मूले हैं बेलन से संबंधित। इन्हीं को हम लगाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि बेलन के क्वेश्चन को
कैसे सॉल्व करते हैं इन फार्मूलों से। बेलन का आयतन ज्ञात करना हो, चाहे बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना हो, चाहे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना हो। ठीक है, वक्र पृष्ठ जो है वो बाहर बाहर का क्षेत्र होता है, संपूर्ण पृष्ठ में अंदर बाहर सब आ जाते हैं, ऊपर नीचे, मतलब ये बाहर का तो आएगा ही आएगा और इसके नीचे और ऊपर का भी पोर्शन ऐड कर लिया जाता है क्षेत्रफल में, तो वो भी हमारा संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। तो अब हम इनसे संबंधित क्वेश्चन को लगाएंगे। तो बेलन से संबंधित हम क्वेश्चन को हल करते हैं, आप देखिए, और इनसे संबंधित क्वेश्चन जो आपके पास हों उन्हें भी आप हल करिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हम इसको लिखते भी चलेंगे, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर कह रहा है। तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। इसलिए बेलन का आयतन, और इसका फार्मूला आपने पढ़ा, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। जब आपको आधार का क्षेत्रफल दे रखा है तो यही एक सिंपल सा फार्मूला आप लगा दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। आपको फार्मूला ये लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये फार्मूला आप तब लगाएंगे जब आपको इसमें त्रिज्या या व्यास दिया हो और ऊंचाई दी हो अलग। लेकिन यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल कह रहा, आधार का क्षेत्रफल का मतलब इतना मान आपको उसने दे दिया, ऊंचाई अलग से दे दी, गुणा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो ये आधार का जो क्षेत्रफल था वो 100 था और गुणे ऊंचाई 10। अब ये आयतन हम जब निकाल रहे हैं तो आयतन बनता है घन में, तो घन सेंटीमीटर हो जाता है। ये आयतन हमेशा घन होगा, उसके बाद का मात्रक जो भी हो, चाहे मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो। इसको आप गुणा कर दीजिए, 100 से आपको 100 से 10, 100 को 10 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 1000 घन सेंटीमीटर। आपका यही आंसर हो गया। बहुत ही छोटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब दूसरा हल देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का। इसमें कह रहा है एक बेलनाकार ड्रम का व्यास 55 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, बेलनाकार ड्रम का व्यास, ये आपको दे रखा है 55 सेंटीमीटर। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो बेलन के ये जो फार्मूले दिए गए हैं इनमें कहीं भी व्यास की कोई बात नहीं की गई है, त्रिज्या की बात की गई है। तो आप यहाँ पे त्रिज्या निकाल लेंगे, या आप त्रिज्या की जगह पे d/2 रख सकते हैं, आप वो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब व्यास यहाँ पे है तो हम यहाँ पे तुरंत त्रिज्या इसकी निकाल लेंगे, क्योंकि आपको चाहे आयतन निकालना हो या वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, आपको त्रिज्या चाहिए। तो यहाँ पे हम त्रिज्या निकाल लेंगे, और त्रिज्या होता है व्यास बटे 2, मतलब 55 बटे 2 सेंटीमीटर। आगे कह रहा लंबाई आपको 120 सेंटीमीटर दे रखी है। अब जब ड्रम है वो आप लंबा लंबा रख देंगे तो लंबाई कहलाएगी, जब उसे आप खड़ा खड़ा रखेंगे तो ऊंचाई कहलाएगी। तो अब लंबाई कहिए या ऊंचाई कहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आपको ड्रम की लंबाई ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं, ऊंचाई बराबर 120 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि उस ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा। अब यहाँ पे पानी आपसे पूछ लिया है, कितने लीटर पानी आएगा। तो पानी ड्रम में जो आएगा वो तो लीटर में ही रहेगा, लेकिन जितना ड्रम का आयतन है उतना ही पानी उसमें समाहित होगा। तो यहाँ पे हम ड्रम का आयतन निकालेंगे, लेकिन वो पानी आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ड्रम में
कुल पानी हमको निकालना है, और ये हो जाएगा बराबर ड्रम का आयतन। जितना ड्रम का आयतन होगा उतने लीटर उसमें पानी होगा। अब ड्रम का आयतन, जो आयतन का हम फार्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान आप जानते हो 22/7 होता है। जो आपने त्रिज्या निकाली है वो निकाली है 55/2। स्क्वायर है यहाँ पे, तो हम 55/2 दो बार लिख लेंगे, 55/2। और ऊंचाई आपकी 120 है। ये जो भी आपका आएगा वो आएगा घन सेंटीमीटर में। किसमें आएगा, घन सेंटीमीटर में, क्योंकि आपके मात्रक सेंटीमीटर में दिए हैं और आयतन हमेशा घन में आता है, तो घन सेंटीमीटर। काट दीजिए, 2 छक 12, फिर 2 से काट लिए तो 30 आ गया। अब इसे आप गुणा कर लीजिए, 22 × 55 × 55 × 30 और बटे आपका 7। इतना आपको वर्क करना है। इसको जब आप गुणा करेंगे तो 55 से 55 का गुणा बहुत आसान है। आपको 55 से 55 का गुणा करना है तो 55 25 और 5 है, 5 के बाद आता है 6, तो 5 छक 30। ठीक है, जिस भी नंबर का आपको वर्क करना है, अगर उसके आखिरी में 5 है तो उसको तो पहले गुणा करके 55 25 लिख लीजिए। ये 5 है, 5 के बाद अगली संख्या 6 आती है, तो 5 छक 30 कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। अब इसको 30 से गुणा करना है तो 30 से आप गुणा करिए, 0 0 0 0। 3 से गुणा करिए, 3 × 5 = 15, 1 आया, 3 × 2 = 6, 1 7, 3 × 0 और 3 × 3 = 9, 0 5 7 0 9। ये हो गया। अब इसको 22 से गुणा करना, 22 से गुणा करिए, 0 2 × 5 = 10, 2 7 = 14, 1 15 और 2 9 18। फिर आप 2 से गुणा करेंगे, यही नंबर आएगा, 0 0 5 1 8 1। जोड़ लीजिए, 0 0, ये हो गया 5 5 1 6 और 8 1 9, फिर यहाँ पे 9 और ये 1 हो गया। तो ये आपका आ गया बटे 7। ये आपका आ गया घन सेंटीमीटर। और हमको पानी जो है वो लीटर में निकालना है, और जब लीटर में निकालना है तो घन सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से आपको भाग करना होगा। कैसे, 1996 500 और 7 ये तो बटे में रहेगा, यहाँ पे भी हम 1000 से भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा लीटर में। 1 2 1 2 0 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 0 बचा, तो ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव आप लगा दीजिए। 1996.5 बटे 7 लीटर, ये आपका हो गया। अब 7 से इसे आप भाग कर दीजिए, तो हम यहीं पे इसको भाग कर लेते हैं 7 से। 7 दूना 14, 5 आया, 9 आ गया, और 7 8 56, 3 6 आ गया, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 1 आया, दशमलव आपका लगा, दशमलव यहाँ लगा दीजिए, 5 उतार दीजिए, 7 दूना 14, 1 आ गया, दशमलव लगा, 0 बढ़ा दीजिए, 7 1 7। बस आप यहीं पर इसको लिख लीजिए, 285.21 लीटर। इतना पानी जो है वो ड्रम में आ जाएगा। तो पानी ड्रम में कुल पानी कितना है, 285.21 लीटर। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। ड्रम का व्यास दिया है, त्रिज्या निकाल लीजिए, ड्रम की लंबाई है, उसे ऊंचाई कहिए या लंबाई कहिए, एक ही बात है, 120 है। ड्रम में कितना पानी आएगा, जितना ड्रम का आयतन होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। ड्रम और आयतन का आप फार्मूला लगाइए, इस फार्मूले में जो जो मान दिए गए उनको आप रखिए और ये कैलकुलेशन आपको करना है। ये कैलकुलेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जिस तरीके से आप करना चाहें कर लेंगे। घन सेंटीमीटर आ जाएगा, पानी लीटर में पूछ रहा है इसलिए 1000 से आप इसे भाग कर दीजिए, आपका आंसर लीटर में आ जाएगा। वही आपका
क्वेश्चन में जिस मात्रक में आपसे पूछा जा रहा है उस मात्रक का आंसर पता हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं ₹30 प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना खर्च होगा। आपको यहाँ पे निकालना है कि कितना खर्च आएगा अगर हम 3 मीटर व्यास का और 14 मीटर गहरा कुआं खर्च करें, कितना हमको खर्च करना पड़ेगा, कितने रुपए हमको खर्च करने होंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि हमको ज्ञात क्या करना है, वो भी तो पता होना चाहिए कि हम ज्ञात क्या करेंगे। रुपए तो खर्च करने, लेकिन ऐसे कैसे रुपए आ जाएगा तुरंत, उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रुपए के साथ में यहाँ पे लिखा है प्रति घन मीटर, और घन मीटर जो है वो मात्रक होता है आयतन का। तो अब हमको ये मालूम हो जाएगा कि हम पहले आयतन ज्ञात करेंगे फिर हम खर्च निकालेंगे, क्योंकि खर्च तो हमको ये प्रति घन मीटर दिया है। 1 घन मीटर का खर्च 30 रुपये है। तो जब हम आयतन इसका पूरा निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कुएं का आयतन क्या है। तो कुएं के आयतन से हम फिर इस 30 रुपये को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल खर्च निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कुआं का व्यास, और ये व्यास दिया गया है 3 मीटर। इससे हम निकाल लेंगे त्रिज्या, 3/2 मीटर हमारी आ गई। और जो गहराई है आपके कुएं की वो दे रखा है h, जिसे हम कहते हैं, और वो है 14 मीटर। अब हम निकाल लेंगे कुएं का आयतन और फिर हम खर्च निकाल लेंगे। इसलिए कुआं का आयतन का फार्मूला होता है πr²h। आप इसमें इसको रखिए 22/7। r का मान जो है वो 3/2 है, तो स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा। 3/2 गुणे 3/2, और फिर जो आपकी गहराई है वो 14 है। आप इसको काट दीजिए, 7 दूना 14, और 2 से इसे काट दीजिए 11 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 3 त्रिका 9, और 9 को जब आप 11 से गुणा करेंगे तो 11 9 99 ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा घन मीटर। ठीक है, आयतन आपका निकल के आ गया। अब इसमें जो खर्च है कुएं को खोदने की दर जो है वो 30 रुपये प्रति घन मीटर है। तो यहाँ पे ये भी लिख लें, कुआं को खोदने की दर ये दे रखा है ₹30 प्रति घन मीटर, मतलब 1 घन मीटर में 30 रुपये लगते हैं खुदवाने में। तो कुल खर्च जो हम निकालेंगे, इसलिए कुल खर्च तो ये हो जाएगा दर गुणे आयतन। ये हमारा जो आया है वो दर है, जिसे हम इंग्लिश में रेट कहते हैं। तो दर गुणे आयतन, तो इसको गुणा कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा 30, और गुणे जो आपका आयतन है वो है 99। आपका 0 आ जाएगा, 3 9 27, 2 आया, 3 9 27 और 2 29। इतने रुपए आपका खर्च आ जाएगा कुएं को खुदवाने के में। तो हम एक वीडियो और बनाएंगे अभी लंबवृत्तीय बेलन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेके। ओके, थैंक यू।